वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हमारा साइंस का नेक्स्ट टॉपिक धातु क्रम और मिश्र धातु के बारे में। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले और भी बहुत सारी क्लासेस जो है साइंस की करा दी हैं। 7 to 8 क्लासेस जो है हमारी साइंस की कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मतलब साइंस के नाम से, साइंस क्लासेस के नाम से फोल्डर मिलेगा, वहां पर आपको सारी क्लासेस जो है वो देखने को मिल जाएंगी। ये क्लास आपके चंडीगढ़ पीआरटी के एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। उसमें 15 मार्क्स की आपकी साइंस रहने वाली है, तो इस क्लास को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले लिखा है यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के अनुसार। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर कितने मेटल्स है, कितने नॉन मेटल्स है, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। तो जैसे पीरियोडिक टेबल थी, तो पीरियोडिक टेबल के अनुसार जितने टोटल एलिमेंट्स थे, जो आपको पीरियोडिक टेबल दिखती है, आज जो एनसीईआरटी है उसने मतलब जो ये पीरियोडिक टेबल है आज हमारे एजुकेशन सिस्टम से इसको हटा दिया गया है, साइंस की बुक से इसको हटा दिया गया है। तो इसमें जो टोटल एलिमेंट्स थे वो कितने थे, टोटल एलिमेंट उसमें 118 एलिमेंट हैं, और उसको इस प्रकार से डिवाइड किया गया है कि उसमें कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटेलॉइड्स हैं, कुछ धातुएं हैं, कुछ अधातु है और कुछ उपधातु है। उपधातु यानी कि जिसमें मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की ही क्वालिटीज शामिल है। तो यहाँ पर अब जो 118 तत्व है, 118 एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको समझाया था, मतलब इससे जो पहले क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिसको हम क्या नहीं कर सकते और क्लासिफाइड या डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो 118 तत्व वाली आवर्त सारणी में लगभग कितने एलिमेंट्स हैं, 91 एलिमेंट्स हैं, मतलब जिसमें ये क्या है 91 मेटल्स हैं। जैसे मेटल्स जो होती है, अब ये क्या होती है, मेटल होती क्या है, 91 एलिमेंट्स यहाँ पर क्या है, मेटल्स है हमारे पास में। वैसे टोटल एलिमेंट कितने हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पर मेटल्स जो हैं वो सामान्य ताप पर कैसी होती है, सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। आपने अपने आसपास जितनी भी मेटल्स देखी होंगी, जैसे लोहा देखा होगा वो कैसा है, वो भी मतलब सॉलिड स्टेट में है। कॉपर देखा होगा सॉलिड स्टेट में है। एल्यूमिनियम देखा होगा कॉपर स्टेट में, सॉरी सॉलिड स्टेट में है। तो ये सारे कैसे हैं, मतलब सामान्य जो रूम टेम्परेचर है उस पर कैसे पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ कैसे होते हैं, चमक होती है, इनमें ब्राइटनेस होती है। जैसे सोना है, सोने में चमक देखने को मिलेगी, चांदी में चमक होती है, लोहा भी ऐसे ब्राइट होता है। तो इनमें क्या देखने को मिलती है, आपको चमक देखने को मिलती है। आघात वर्धनीय होती है, मैलेबल होती है। अब इसका मतलब क्या है कि इनको क्या कर सकते हैं हम, पीट पीट कर पतली चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ डक्टाइल होती है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब आपने देखा होगा लोहा है, लोहे को जैसे आप हीट का अच्छा कंडक्टर है, जल्दी गर्म हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी है, करंट पकड़ लेता है। तो ये क्या है, गुड कंडक्टर है हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। सिर्फ यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है पारा। तो पारा क्या है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। तो पारा जो है वो धातु होते हुए भी कैसा नहीं है, एक तो सॉलिड स्टेट में नहीं है, तो ये पहली क्वालिटी इसकी चेंज हो जाती है। तो पारा क्या है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, और आपसे एग्जाम में एक्सेप्शन ही पूछे जाते हैं। तो आपको क्या टिक करना है, पारा क्या है, इसका एक एक्सेप्शन है। ये क्या होते हुए, मतलब ये मतलब जो पारा है, अब यहाँ पर पारा क्या हो जाता है, एक्सेप्शन हो जाता है। अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इनकी विशेषताएं क्या क्या है। मेटल्स अन्य तत्वों की तुलना में कुछ विशिष्ट गुण प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। यानी कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं इसको 2 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। एक इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने अभी लिखे हैं, इस क्लास में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ही पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, या फिर देख लेंगे टाइम बचेगा तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ लेंगे, पढ़ ही लेंगे। इतना ज्यादा लेंथी क्लास तो नहीं दिख रही है मुझे ये आपकी, तो दोनों के बारे में ही हम जान लेंगे। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या है, सामान्य तो ताप पर ये क्या रहती है, सॉलिड स्टेट में रहती है। रूम टेम्परेचर पर कैसे रहेंगी, ये सॉलिड स्टेट पर रहेंगी। अब यहाँ पर रूम टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको रूम टेम्परेचर देखने को मिलता है, जो सामान्य ताप होता है। ठीक है, लेकिन जब हम इन्हें बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो क्या हो जाती है, ये पिघल जाती है। आपने देखा होगा लोहे को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो लोहा पिघलने लगता है। तो इसीलिए कहा गया है कि सामान्य टेम्परेचर पर जो मेटल्स है वो कैसी स्टेट में रहती है, ठोस स्टेट में रहती है, यानी कि सॉलिड स्टेट में रहती है। सिर्फ मरकरी एक एक्सेप्शन है, मरकरी के अलावा बाकी सभी मेटल कैसी स्टेट में पाई जाएंगी, सॉलिड स्टेट में पाई जाएंगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, जो एक्सेप्शन वाले पॉइंट है वो आपको ज्यादा अच्छे से याद रखने हैं।
गैलियम निम्न ताप पर सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। अब यहाँ पर जो गैलियम है ये भी क्या है, यहाँ एक्सेप्शन है। अगर मान लो रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर कम टेम्परेचर, निम्न ताप स्तर पर कैसी स्टेट में पाया जाएगा, सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा। परंतु सामान्य ताप से ही, मतलब ये सॉरी मैं ऐसे अपोजिट बोल गई शायद। तो जो ये गैलियम है, गैलियम जो है ना, ये निम्न ताप पर कैसा पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। लेकिन अगर सामान्य ताप से कुछ ज्यादा टेम्परेचर होने लगता है तो ये क्या होने लगता है, पिघलने लगता है। अब यहाँ पर 29 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होने लगेगा, पिघलने लगता है। तो गैलियम भी क्या एक एक्सेप्शन है। जो गैलियम भी याद रखना आपको, पारा भी याद रखना है। गैलियम क्या होने लगता है, पारा तो नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर, किसी भी टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में मिलता है। लेकिन गैलियम ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पर, यानी कि निम्न जो ताप है या सामान्य ताप कह सकते हैं, रूम टेम्परेचर कह सकते हैं, उस पर ये कैसे स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। लेकिन अगर टेम्परेचर जो है वो सामान्य ताप से ज्यादा होने लगता है तो ये कैसे, ये पिघलने लगता है गैलियम। तो ये याद रखना है। अब यहाँ पर है लस्टर। लस्टर का मतलब होता है जो क्या होती है, ब्राइट होते हैं, यानी कि इनमें से प्रकाश क्या हो सकता है, रिफ्लेक्ट होने का गुण होता है। तो लस्टर मतलब होता है एक तरीके से हम कहेंगे चमकदार होती हैं ये, ठीक है। तो मेटल्स चमकदार हैं। इसके बाद हार्डनेस में यहाँ पर लोहा हार्ड होगा, निकेल हार्ड होगा, कोबाल्ट हार्ड होता है, जैसे सोडियम है। और यहाँ पर ये तीनों जो है ना, ये किसके एग्जाम्पल है, हार्डनेस के एग्जाम्पल है। यानी कि ये ऐसी मेटल है जो कैसे रहती है, हार्ड रहती है, ठीक है। इसके बाद सोडियम है और पोटेशियम है। ये दो ऐसी मेटल्स हैं जो आपको अत्यंत मुलायम देखने को मिलेंगी। कैसी होती है, बहुत मुलायम होती हैं, मतलब इनको ना हम चाकू से भी काट सकते हैं। तो सोडियम एंड पोटेशियम क्या मुलायम है, जिनको चाकू से भी काटा जा सकता है। तो ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद हम आ जाते हैं आघातवर्ध्यता पर। ये तो आपके ये अभी ना हमारे हरियाणा में HSSC ने एग्जाम लिया था, उनके एग्जाम में 15 मार्क्स की साइंस आई थी। तो जितनी साइंस थी ना वो सारी की सारी मैं आपको एक क्लास में करा दूंगी। 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था उनका, और 15 हो जाए यानी कि 60 क्वेश्चन हो जाते हैं। वो सारे के सारे मैं आपको एक क्लास में कवर करा दूंगी। और वो बहुत इजी लेवल की थी। मुझे ऐसा लगता है शायद चंडीगढ़ PRT के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आते हैं एग्जाम्स में, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगी, वो मैं आपको करा दूंगी। यहाँ पर इनमें से जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, इनमें से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उस पेपर में। ये वाला क्वेश्चन भी उसमें आया हुआ था। तो यहाँ पर आघातवर्ध्यता, यहाँ पर धातु पर आघात करके उनकी पतली चादर यानी कि जो शीट होती है वो बनाई जा सकती है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये धातुओं का कौन सा गुण है जिसके द्वारा उन्हें पीटकर एक मतलब शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आघातवर्ध्यता होती है, मैलेबिलिटी होती है। इसके बाद तन्यता आ जाती है, डक्टिलिटी आ जाती है, डक्टाइल बोल देते हैं, जिनको पीटकर पतली तारों में कन्वर्ट किया जाता है। वो क्या होती है, धातुओं की तन्यता होती है। ये जब हम छोटी क्लास में पढ़ते थे, शायद 6-7 क्लास में थे, तब ये ऐसे क्वेश्चन आते थे। तो 1 ग्राम सिल्वर से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है, और 1 ग्राम सिल्वर से 2 किलोमीटर लंबी तार बन सकती है, और 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 3 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। तो ये क्या है, तन्यता होती है धातुओं की, क्या ये तन्यता है। इसके बाद है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स हैं वो क्या होती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं, और किसकी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। तो यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा और 4 मेटल लिख देगा, और ऊपर पूछेगा कि बताइए इनमें से जो कौन सी ऐसी धातु है जो गुड कंडक्टर है, सबसे ज्यादा चालक है, मतलब सबसे बढ़िया कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। तो यहाँ आपको सोना टिक करना होगा, चांदी टिक करनी होगी, Ag टिक करना होगा। Ag जो है वो क्या है, सबसे अधिक, सबसे बेस्ट चालक है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। इसके साथ साथ सेकंड नंबर पर तांबा आता है। तो चांदी और जो तांबा है ये क्या है, सर्वाधिक चालक है, मेटल्स है। एक्सेप्शंस भी है इसमें कुछ, जैसे शीशा है, मतलब लेड है, मरकरी है, ये क्या है, इसके एक्सेप्शन है। तो मरकरी और शीशा 2 एक्सेप्शन है जो क्या है, इसके अच्छे कंडक्टर और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं है। यहाँ पर 2 एग्जांपल देने, एक चांदी है और एक तांबा है, ये क्या है, सर्वाधिक चालक है, यानी कि बेस्ट है, ये गुड कंडक्टर है। और लेकिन एक्सेप्शन की बात की जाए तो शीशा और मरकरी क्या है, बैड कंडक्टर हैं, किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये 2 मेटल्स ऐसी हैं जो बैड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें शीशा आता है और मरकरी आती है। इसके बाद है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है ये कैसा होता है, बहुत ज्यादा हार्ड, मतलब हाई होता है,
जैसे टंगस्टन है, टंगस्टन का गलनांक क्या होता है, सर्वोच्च होता है। अब लोहा है, लोहा को पिघालने के लिए आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर की नीड होगी, बहुत हाई टेम्परेचर करना पड़ेगा, इसलिए इनका और तभी ये कहीं जाकर पिघलेगा, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। टंगस्टन का गलनांक जो है वो सर्वोच्च है, सबसे ज्यादा जो मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट है वो किसका है, टंगस्टन का है। एल्काइल मेटल्स के गलनांक कम होते हैं, जो अक्षारीय नेचर की होती हैं थोड़ी, उनके क्या होंगे यहाँ पर एल्काइल मेटल्स होती हैं, उनमें रूबिडियम और सीजियम आता है। सोनोरस की बात कर लेते हैं तो सोनोरस में आएगा, जितनी भी मेटल है उनमें क्या होती है, एक साउंड करती हैं, वो साउंड वाली होती है। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे कुछ इंपॉर्टेंट जो मेटल्स हैं उनके बारे में बताऊंगी, उनकी क्वालिटीज के बारे में बताऊंगी। तो अभी हम जान लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन विन्यास, जितनी भी मेटल्स होती है सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, जितनी मेटल होंगी, नॉन मेटल होंगे, मेटेलॉइड्स होंगे, सबका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है। तो मेटल्स के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में या कोश में सामान्यतः 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका अष्टक पूरा नहीं होता, यही कारण है कि मेटल्स क्या है, मोर रिएक्टिव है, यानी कि आपको वो जो इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं जैसे 2 है, 4 है, ठीक है, तो ऐसे देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके लास्ट में 1 होगा, 2 होगा या फिर 3 होगा, और ये क्या करेंगे, बहुत इजीली जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो दूसरों को दे देते हैं, और इसलिए हम इनको क्या कहते हैं कि जो मेटल्स हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। इनका जो लास्ट का 8 वाला डिजिट है वो क्या नहीं होता है, पूरा नहीं होता है। तो इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे होगा, लास्ट के डिजिट में 1, 2 या 3 जो भी मतलब नंबर्स हैं वो देखने को मिलते हैं आपको, और ये क्या होते हैं, मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। इसके बाद टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, इनके अंदर ना एक ऐसी पावर होती है कि अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी लॉस कर देते हैं, खो देते हैं, और अपने ऊपर पॉजिटिव आयन बना लेते हैं। मतलब अब आपने आप से लगाइए, आप किसी को पैसे देंगे, किसी को उधार देंगे, तो सामने वाले के ऊपर तो नेगेटिव हो गया, आपके पास तो पॉजिटिव है, वो आपने तो किसी से पैसे नहीं लिए, आपने तो किसी को पैसे दिए हैं। तो ऐसा ही इनके साथ में होता है, ये क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी को दे देते हैं, और अपने ऊपर क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बना लेते हैं, धनायन बनाते हैं। धनायन किसे कहते हैं, पॉजिटिव को कहते हैं, कैटायन भी बोलते हैं। तो इनको ये बनाने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। तो ये याद रखना है आपको, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। इसके बाद ऑक्सीजन के साथ क्रिया, धातुएं जो है बहुत ऑक्सीजन के साथ में क्या करती है, रिएक्शन करती हैं। लगभग सभी धातुएं जो है, जितनी भी मेटल्स है वो क्या करेंगी, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके क्या करती है, धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। तो जैसे मान लो कोई मेटल है, जैसे आयरन है, आयरन वाटर के साथ में रिएक्ट किया तो अब ये क्या बनाएंगी, आयरन ऑक्साइड बना देंगे, तो धात्विक ऑक्साइड हो गया ये। तो यही बात यहाँ लिखी गई है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं। लगभग सभी धातुएं या सभी मेटल्स जो है वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, दहन कहलाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल लिखा है, जैसे धातु है, कोई मेटल है और उसमें हमने क्या ऐड किया, ऑक्सीजन ऐड किया है, तो ये क्या बना रही है, यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड बना रही हैं। अब यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम जो है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि ये सबसे मुलायम धातुएं होती है, इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें हम क्या कर सकते हैं, चाकू से भी काट सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। अगर हम इन्हें हवा में रख देते हैं, खुला रख देते हैं, तो ये क्या करती है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। तो इसलिए हाईली रिएक्टिव है। इन धातुओं को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है ताकि ये आग ना पकड़ ले, इसीलिए क्या है, हाईली रिएक्टिव कौन है, यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम आपको क्या देखने को मिलेंगे, हाईली रिएक्टिव देखने को मिलने वाली हैं। इसके बाद मैग्नीज जो है, ये सामान्य ताप पर ऑक्सीजन के साथ में क्या नहीं करता, क्रिया नहीं करता है, पर गर्म करने पर ये तेज प्रकाश और अधिक ऊष्मा के साथ जलता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीज ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम नहीं मैग्नीज, ठीक है। तो मैग्नीज के लिए एक पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, मैग्नीज जो है ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ वैसे तो क्या नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता है ये, पर जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है या बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो क्या करता है, हीट के साथ में अपने आप जलने लगता है और जलकर क्या बनाता है, मैग्नीज ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो ये मैग्नीज से रिलेटेड पॉइंट याद रखना, मैग्नीज किससे रिएक्ट नहीं करता, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता। अब यहाँ पर आयरन या लोहे की बात कर लेते हैं। लोहा जो है ये शुष्क वायु में गर्म करने पर भी नहीं जलता, आपको पता है आयरन बहुत जल्दी नहीं जलेगा, परंतु आर्द्र वायु में लंबे समय तक रखने पर क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि इसको जंग लग जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। जब आर्द्र वायु कौन सी होगी, जिसमें वाटर भी हो, जिसमें हवा भी हो, तो ह्यूमिड एयर जो होती है, तो ह्यूमिड एयर के संपर्क में आने से क्या होता है, ये ऑक्सीकृत हो जाता है और इसी की वजह से इसे क्या लगता है, जंग लगता है। इसमें केवल ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन के साथ साथ वाटर वेपर्स होते हैं, तो ह्यूमिडिटी होती है।
तो आयरन जो है ऑक्सीजन को वायु में गर्म करने पर ये ज्वाला के साथ जलता है और टेरिफेरिक ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो याद रखना है, आयरन ऑक्साइड को, जो आयरन ऑक्साइड आएगा इसको वायु में जब हम गर्म करते हैं तो ये क्या करेगा, जलेगा और जलने के साथ क्या बनाएगा, टेरिफेरिक टेट्रा ऑक्साइड बनाता है, जिसका फॉर्मूला Fe3O4 है। अब यहाँ पर मैंने जैसे एग्जाम्पल ही लिख दिया है, तो इसका Fe+2O2 Fe3O4 बनाएगा। अब इसके बाद है तांबा। तांबा जो है वो सबसे कम क्रियाशील धातु है, लिए वायु में नहीं जलती पर लंबे समय तक गर्म करने पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी। रिएक्ट करने से पहले क्या बनाएगी, Cu2O तथा कॉपर ऑक्साइड की परत का निर्माण करती है। पहले तो ये बनाएगा कॉपर ऑक्साइड, Cu2O बनाएगा, इसी के ऊपर एक और परत बनेगी किसकी, CuO की, कॉपर ऑक्साइड की। तो यहाँ पर ये बात है, तांबा जो है वो सबसे कम क्रियाशील धातु है पर सामान्य वायु में नहीं जलती, पर लंबे समय तक जब इसे गर्म करते हैं तो वायु के संपर्क में आ जाते हैं और उससे रिएक्ट करती है और क्या बनाती है, Cu2O बनाती है, एंड देन उसके ऊपर एक और परत चढ़ जाती है CuO की। तो यहां तक का आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो ये Au और प्लेटिनम है, इनको वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, ये क्या नहीं करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो Au एंड प्लेटिनम क्या नहीं करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। तो कुछ मेटल होती हैं जो किसके साथ रिएक्ट नहीं करती, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखा रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ में कैसे रिएक्ट करेंगी ये, और कौन सी धातुएं होंगी जो वाटर के साथ में रिएक्ट करेंगी। तो यहाँ पर लिखा है रिएक्शन विद वाटर, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का निर्माण करती है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो मेटल्स होती हैं, मेटल जो है ये वाटर के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगी, धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगी और हाइड्रोजन का निर्माण करती हैं। अब यहाँ पर धातु प्लस जल है तो ये क्या बनाती हैं, धातु हाइड्रोक्साइड बना रही हैं और साथ साथ क्या है, हाइड्रोजन गैस है। यहाँ पर सोडियम और पोटाशियम जो है, इनकी जब हम जल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो ये दोनों धातुएं जो है वो कोल्ड वाटर के साथ अभिक्रिया करके, तो आपसे पूछा जा सकता है जो सोडियम है और पोटाशियम है ये किसके साथ अभिक्रिया करती है, कोल्ड वाटर के साथ अभिक्रिया करती है। मैं ना एक ट्रिक बताऊंगी आपको नेक्स्ट क्लास में, उस ट्रिक से ना आपको ये याद होगा कि कौन सी मेटल है जो वाटर के साथ अभिक्रिया करती है, कौन सी मेटल है जो मतलब वाटर वेपर से रिएक्ट करती है, कौन सी मेटल है जो सिर्फ ठंडे कोल्ड वाटर से रिएक्ट करती है, कौन सी मतलब ऐसी मेटल है जो गर्म पानी से रिएक्ट करती है। तो वो सारा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराने वाली हूँ ट्रिक्स के साथ में। तो यहाँ पर जो है ये शीतल जल के साथ अभिक्रिया करके संगत धातु के हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती हैं तथा अत्यधिक ऊष्मा के साथ हाइड्रोजन गैस को क्या कर देती है, रिलीज कर देती है। तो हाइड्रोजन गैस को क्या करती है, साथ में मुक्त करती है। जैसे सोडियम, यहाँ पर सोडियम और यहाँ पर इसकी रिएक्ट की H2O से, तो इन्होंने क्या बनाया, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ साथ वाटर हाइड्रोजन बनाया है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है, जब दोनों धातुएं शीतल जल के साथ में अभिक्रिया करेंगी तो क्या बनाएंगी, हाइड्रोक्साइड बना रही है, यहाँ पर OH हाइड्रोक्साइड बनाया और साथ साथ कौन सी गैस रिलीज किया, हाइड्रोजन गैस इन्होंने रिलीज किया। मैग्नीशियम एंड वाटर, मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम सामान्य या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो ये याद रखना, मैग्नीशियम किससे रिएक्ट नहीं करेगा, कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, परंतु जब गर्म जल के साथ हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो ये किसके साथ रिएक्ट करता है, गर्म जल के साथ। नेक्स्ट क्लास में आपको सारी की सारी बता दूंगी कौन किसके साथ में रिएक्ट करता है। अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 का निर्माण करता है तथा इसमें क्या रिलीज हो जाती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो मैग्नीशियम और वाटर वैसे तो रिएक्ट नहीं करते हैं, ठंडा वाटर रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके MgOH2 का निर्माण करता है तथा साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी इसमें रिलीज होती है। अब एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक की जल के साथ अभिक्रिया नहीं होती, ये वाटर वेपर के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक क्या करते हैं, किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, ये वाटर वेपर्स के साथ में रिएक्ट करते हैं। तो इतना आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कॉपर एंड मतलब कॉपर, चांदी और सोना को आइडल जो नोबल गैसेस है वो कहा जाता है। ये आइडल गैसेस कह सकते हैं हम, नोबल तो नहीं, आइडल गैसेस कह सकते हैं। ये जल और तन हमलों के साथ क्या नहीं करती हैं, रिएक्ट नहीं करती हैं। तो बस ये पॉइंट याद रख लेना है। इसके बाद है अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ कैसे अभिक्रिया होगी। जब मोर रिएक्टिव धातु जो है वो कम रिएक्टिव धातु के लवण के साथ रिएक्ट करती है तो उसको क्या करती है, रिप्लेस कर देती है। टाइप ऑफ आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी ऐसे ही बनती है। तो जब मोर रिएक्टिव धातु, ज्यादा रिएक्ट धातु जो होगी वो कम रिएक्ट धातु के साथ में दोनों की अभिक्रिया कराई जाएगी तो क्या करेगी, ज्यादा वाली उसे अब क्या करेगी, रिप्लेस कर देती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है आयरन, आयरन और की अभिक्रिया हो रही है कॉपर सल्फेट के साथ, लेकिन यहाँ पर आयरन जो है वो सल्फेट के साथ में रिएक्ट कर गया तो क्या बन गया है, यहाँ पर आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर जो है वो क्या हो जाएगा, अलग हो गया है। ठीक है, तो ये याद रख लेना है।
इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, धातु और अधातुओं की अभिक्रिया। जब मेटल की और नॉन मेटल की अभिक्रिया कराई जाती है तब हमें क्या मिलता है, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति के कारण सभी मेटल्स कैसी होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। तो आपको बताया था मैंने, सभी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और अपने ऊपर क्या बनाती है, पॉजिटिव आयन बनाती है। अधातुएं कैसी होती है, इनके पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, तो ये कैसी हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, क्योंकि अपने ऊपर इन्होंने क्या ले लिया, कहीं ना कहीं से कोई उधार लिया है, तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अब हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो हैं ये प्रकृति में स्वतंत्र नहीं पाई जाती। इनमें जैसे कौन सी आती है, सोडियम है, कैल्शियम है और पोटेशियम आ जाएगा यहाँ, आदि क्या होंगी, प्रकृति में स्वतंत्र नहीं पाई जाती। जबकि जो यहाँ पर चांदी, सोना, प्लेटिनम है, ये सभी क्या होती है, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। हीट का गुड कंडक्टर आपको पता होना चाहिए, हीट का गुड कंडक्टर यहाँ पर लेड है। मरकरी क्या है, सबसे बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। पोटेशियम की जो फ्लेम है वो कैसे कलर की होती है, पर्पल कलर की होती है, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैंने इनको स्टैटिक फॉर्म में लिख दिया। आयरन की ओर जो है, आयरन जो फ्लेम करता है वो व्हाइट कलर का है, मैग्नीशियम जो है व्हाइट कलर का है, सोडियम जो है ये येलो कलर की लाइट देता है, येलो कलर की फ्लेम होती है इनको जलाने पर। तो आज की क्लास में आपका ये मोस्ट ऑफ टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, इसी से रिलेटेड कुछ मेटल्स के बारे में आपको पढ़ाऊंगी जो आपकी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी गई है, तो उनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को लास्ट तक देखिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा, आगे आपको बहुत अच्छा और भी कंटेंट देखने को मिलने वाला है, बायोलॉजी एंड देन आपको फिजिक्स देखने को मिलेगी, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चैनल के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर एक बात और बता देती हूँ, अगर आपने हमारा 49 रुपीज वाला PDF का जो सेक्शन है वो नहीं परचेज किया है, तो आप एग्जाम फैक्ट अकेडमी पर जाकर डाउनलोड करके आप हमारी 49 वाला PDF परचेज कर सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।